ठीक है, तो हम लोग मूव करें अपने चैप्टर नंबर 6 की तरफ, दैट इज योर स्टाफिंग। अब आपको पता है कि अगर आप सारे रिसोर्सेज जब अरेंज कर लेते हो, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज आपको चाहिए, चाहे वो मशीन हो, पैसा हो, बिल्डिंग हो, इक्विपमेंट्स हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक आपको प्रॉपर एम्प्लॉयज नहीं मिलेंगे, जब तक वो लोग आपको नहीं मिलेंगे जो आपके काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, तब तक कभी भी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे, है ना। सो इसके चलते जो स्टाफिंग है ये एक बहुत ही क्रूशियल फंक्शन बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है मैनेजमेंट का। आइए देखते हैं कि स्टाफिंग है क्या। मीनिंग क्या कहता है? स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब, यानी लोगों को क्या करना, काम पे रखना ही क्या है, स्टाफिंग है। इट बिगिंस विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशंस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्कफोर्स। तो देखिए, लोगों को काम पे रखना ये तो बहुत ही नैरो मीनिंग हो गया स्टाफिंग का। इसमें और भी बहुत सी बातें आती हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी आता है कि एचआर प्लानिंग कैसे करना है कि जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर ट्रेनिंग, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट किस तरीके से किया सके, उन्हें किस मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू क्या करना है, भर्ती करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी काम के लिए, और डेवलपमेंट या उनका जो प्रमोशन होगा वो कितने टाइम पीरियड पर उनको प्रमोट करना है या क्या प्रमोशन का तरीका होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो वो काम कर रहे हैं उस काम का आकलन कैसे होगा, अप्रेजल कैसे किया जाएगा कि उन्होंने काम सही तरीके से किया या गलत तरीके से किया गया है। ये सब कुछ किसका हिस्सा है? ये सब कुछ स्टाफिंग के अंतर्गत ही क्या होता है, आता है। In other words, staffing is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. देखिए, तो स्टाफिंग किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑब्टेनिंग यानी प्राप्त करना, यूटिलाइजिंग मतलब उसको यूज करना, एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, कि एक ऐसे वर्कफोर्स को तैयार करना। वर्कफोर्स मतलब क्या, कि जो काम करने वाले लोग हैं, तो एक ऐसे लोगों का टीम गठित करना, एक ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लेना जिनको आप यूटिलाइज भी कर सके और वो क्या कर सके, वो खुद भी सेटिस्फाइड रहें और आपको भी एक क्या कर सकें, संतोषजनक काम करके दे सकें, कि आप भी हैप्पी हैं कि भैया हमारा जो एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सो बेसिकली स्टाफिंग मीन्स व्हाट, कि प्लेसिंग राइट पर्संस एट राइट प्लेस, कि किसी सही इंसान को अगर आप सही जॉब लोकेशंस पे क्या कर देंगे, अगर प्लेस कर दे रहे हैं, तो स्टाफिंग का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, क्या स्टाफिंग का मीनिंग समझ में आया आप लोग को, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मुद्दा उठता है कि स्टाफिंग की जरूरत क्यों है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज योर ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। पर्सनल वर्ड पहले भी आया हुआ था, हम बताए थे आपको कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको इन टोटलिटी क्या कहते हैं, पर्सनल कहते हैं। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। तो हमारा मकसद क्या है, हमको कॉम्पिटेंट आदमी चाहिए जो स्किलफुल हो, है ना, जो मेरे काम को प्रॉपर तरीके से कर सकता है। तो स्टाफिंग के थ्रू फायदा क्या होता है कि आपको कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। आप एक प्रॉपर, क्योंकि जब स्टाफिंग होती है तो स्टाफिंग के अंतर्गत क्या होता है कि लोगों का चयन किया जाता है। ये चयन प्रक्रिया के बहुत से स्टेप्स होते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जॉब पे रखा जाता है। उसका रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उसका साइको टेस्ट हो सकता है, उसको ग्रुप डिस्कशन में बैठाया जाता है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को ढूंढ लेते हैं, एक सक्षम एम्प्लॉय को जो हमारे लिए बेहतर काम करके क्या कर सकता है, दे सकता है। दूसरा पॉइंट क्या निकला, हाई परफॉर्मेंस। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स हाई परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन टू द राइट जॉब। जो बात हम आपको इसके पहले बोल रहे थे कि अगर आप स्टाफिंग प्रोसेस प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप सही इंसान को सही जॉब पोजीशंस पे क्या कर पाएंगे, प्लेस कर पाएंगे, है ना। और जब सही इंसान सही जगह पे काम करेगा तो ऑब्वियस बात है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस होगा क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। द थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूअस ग्रोथ। Proper staffing ensures continuous survival and growth of the enterprise through the succession planning for managers. तो देखिए, लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लोग जाते हैं। अगर आप प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग करके बैठे मैनेजर्स के लिए कि ठीक है, अगर ये इंसान आज काम कर रहा है, 50 साल बाद या 30 साल बाद ये नहीं रहेगा, इसके जगह पे कोई और आएगा, तो उसका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। आपने एक प्रॉपर सेट ऑफ क्या किया है, प्लानिंग करके रखा हुआ है इस प्रोसेस के लिए। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, एक कंटिन्यूअस तरीके से चलता रहेगा। आपको ये समस्या नहीं होगी कि अच्छा ये इंसान ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया तो सारा का सारा काम ही खत्म हो जाएगा, है ना।
हम किसी और बंदे को रख लेंगे जो उस काम के लिए क्या हो, प्रॉपर तरीके से सक्षम हो। चौथा पॉइंट क्या बोला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। It prevents underutilization of personnel and high labor cost. It avoids disruption of work by indicating in advance shortage of personnel. तो देखिए जब प्रॉपर स्टाफिंग होगी तो आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल नहीं होगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और जो हाई लेबर कॉस्ट है ना, कि किसको कितना पैसा देना है ये आप पहले से डिसाइड करके रखेंगे ना, कि ये काम अगर हम करवा रहे हैं तो उसके लिए कितना पेमेंट करेंगे, राइट। तो आप जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ह्यूमन एक रिसोर्स के रूप में आपके यहाँ काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय के रूप में, उसको कितना पैसा देना है, उससे कितना काम कराना है, ये सब कुछ क्या होता है पहले से डिसाइडेड रहता है। क्योंकि हम बोले ना स्टाफिंग का एक और पार्ट क्या है, एचआर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो यहाँ पहले से डिसाइड रहता है कि किस इंसान से कितना काम कराना है, उसको कितने पैसे क्या करने हैं, देने हैं। तो एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, एक बहुत ही मतलब बेस्ट मैनर में हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं अंडर द ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा पॉइंट क्या है, इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन। It improves job satisfaction and morale of employee through objective assessment and fair reward for their contribution. तो बोलता है कि अगर प्रॉपर स्टाफिंग प्रोसेस फॉलो हो रहा है तो इससे जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है, बढ़ता है, और एम्प्लॉय का मोरल जो है वो भी क्या होता है, इंप्रूव होता है। मोरल मतलब कि आप कितना मोटिवेटेड हैं काम करने के प्रति, ये चीज क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, ताकि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्रॉपर हो सके कि भाई किससे कौन सा काम कराना है, और इसके साथ साथ अगर कोई एम्प्लॉय कोई बेहतर काम करके दे रहा है तो उनको एक फेयर रिवॉर्ड भी क्या होना चाहिए, देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन वगैरह इंप्रूव होते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं या इंपॉर्टेंस है किसके, स्टाफिंग के एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होते हैं स्टाफिंग में। तो सबसे पहले बोला है आपका मैन पावर एस्टिमेशन। सबसे पहले आप ये पता लगाते हैं कि आपको कितने लोगों की जरूरत है, कौन कौन से वैकेंट पोजीशंस हैं और कहाँ पे कितने लोगों को क्या करना होगा, रखना होगा। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, कि आप लोगों को भर्ती कैसे करेंगे, एग्जामिनेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। इंटरनल भर्ती होगी या आउटसाइडर होगी, एक्सटर्नल भर्ती होगी। अगर आप बाहर कोई एग्जाम वगैरह नोटिस वोटिस जारी कर रहे हैं कि भाई आओ एग्जाम दो, और उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, लोगों को प्लेस कर रहे हैं, तो दैट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। या कभी कभी इंटरनल भी होता है कि प्रमोट करके किसी को किसी जॉब पर रख दिए। फिर देन इज सिलेक्शन, लोगों को चूज करना। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होता है कि उनको उनके जॉब पे क्या करना, प्लेस करना, और उनके जॉब के बारे में उनको बताना। इसका होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स होते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दी जाएगी एम्प्लॉइज को। परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये देखा जाएगा कि जो काम उनको सौंपा गया था वो क्या वो प्रॉपर तरीके से कर पाए या नहीं कर पाए। फिर आपका प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग है कि जो बंदे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन प्लानिंग क्या होगा, क्या उनको एक ही जॉब लोकेशन पे हमेशा नहीं ना रखेंगे। अगर एक इंसान कहीं पे आ रहा है 10,000 पे काम कर रहा है हर साल, वो 10,000 पे 10 साल बाद भी, तो क्या वो मोटिवेटेड रहेगा काम के प्रति, नहीं रहेगा। तो हमको प्रमोशन और करियर प्लानिंग में देखना होता है। एंड योर अदर एस्पेक्ट इज कंपनसेशन, कि काम के बदले आप उसको कितना क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। दिस ऑल आर पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब इसको इन डिटेल हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। So the very first process of staffing is your estimating manpower requirement, sorry. It involves the following: making inventory of current human resource in terms of qualifications, training and skills. दूसरा जो एस्पेक्ट है असेसिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, ठीक है, कि आपको फ्यूचर में कितने लोगों की क्या हो सकती है, जरूरत पड़ सकती है ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्स जॉब एनालिसिस इज एन इंटेंसिव वे ऑफ फाइंडिंग डिटेल्स रिलेटेड टू ऑल जॉब्स। तो देखिए जो सबसे पहला स्टेप है ना, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, हमारे पास एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कितना है, और जो लोग एग्जिस्टिंग अभी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उनके स्किल, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका ट्रेनिंग कैसा है, क्या चीज हुआ है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी हमको, असेसिंग फ्यूचर ह्यूमन नीड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। और तीसरा चीज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में ही क्या आता है कि डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्सेज, कि किस तरीके से आप क्या कर पाएंगे कि अगर किसी कहीं पे अगर आपको जरूरत है एम्प्लॉयज की या ह्यूमन रिसोर्स की, तो आप उसको कैसे उस जॉब पोजीशन पे क्या कर पाएंगे, प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। सो द दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट।
Now moving to next point, that is your recruitment, भर्ती. Recruitment क्या होता है? भर्ती. It refers to the identification of the sources of manpower availability and making efforts to secure applicants for the various job positions in an organization. तो देखिए भर्ती प्रक्रिया में क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं मैन पावर अवेलेबिलिटी के, कि कहाँ कहाँ से हम लोगों को क्या कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रख सकते हैं. ठीक है, यानी कि वो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है, यानी बाहर से हम कहीं से, मान लो अगर न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड दे रहे हैं हम कि वी नीड 4 एम्प्लॉइज फॉर पार्टिकुलर जॉब पोजीशंस, तो ये एक जरिया हो गया मैन पावर अवेलेबिलिटी का. या हम ये देखते हैं कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में ही क्या कोई ऐसा बंदा है जो किसी हायर पोस्ट को क्या कर सकता है, संभाल सकता है, तो वो आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट हो जाएगा. एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सिक्योर, और ये भी कोशिश की जाती है, मेकिंग एफर्ट्स यहाँ पे लिखा है ना, तो मेकिंग एफर्ट्स टू सिक्योर एप्लीकेंट्स फॉर द वेरियस जॉब पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. और ये कोशिश की जाती है कि जो भी आपके अप्रोप्रिएट लोग हैं जिनके पास ये सर्टेन स्किल्स हैं, उनके द्वारा क्या किया जाए, एप्लीकेशंस लिया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो अप्लाई करें. उनको क्या करना, मोटिवेट करना कि वो आपके जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें. तीसरा प्रोसेस जो आपका आता है स्टाफिंग में, that is your selection. It is the process of choosing and appointing the right candidates for various jobs in an organization through various exams, tests and interview. तो देखिए रिक्रूटमेंट में क्या है कि बस वो क्या करेंगे, एप्लीकेशंस दे देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी लोग अपना भर्ती हो जाते हैं, उसका से सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है. तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट्स फॉर वेरियस जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू. तो क्या करते हैं, एग्जाम्स लेते हैं, टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, है ना, देखते नहीं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या प्राइवेट में भी लोग क्या करते हैं, जाके एग्जाम टेस्ट वगैरह दे के आते हैं ताकि एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस हो सके. चौथा आपका स्टेप क्या होता है, दैट इज योर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. व्हेन अ न्यू एम्प्लॉय रिपोर्ट्स फॉर ड्यूटी, ही इज टू बी प्लेस्ड ऑन द जॉब फॉर विच ही इज बेस्ट सूटेड. तो जब एक नया एम्प्लॉय अपने ड्यूटी पे रिपोर्ट करता है तो उसको उस जगह पे प्लेस किया जाता है, उस जॉब पोजीशन पे प्लेस किया जाता है जिसके लिए वो क्या हो, बेस्ट सूटेड हो, जिसका में वो सबसे ज्यादा सक्षम होगा, वहां पे उसको लगाया जाता है. प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एज इट कैन इंश्योर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब. ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, ओरिएंटेशन इंडक्शन एक ही चीज है, इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन. द न्यू एम्प्लॉय आर familiarized with units, supervisors and fellow employees. They are also to be informed about working hours, procedure for availing leave, medical facility, history and geography of the organization, and rules and regulations relating to their wages. तो देखिए प्लेसमेंट में तो क्या है कि बस इंसान को काम पे लगा देना कि भैया इस काम पोजीशंस पे किसी को अगर रख दिए तो उसका प्लेसमेंट हो गया. एंड नेक्स्ट इज योर ओरिएंटेशन. तो ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कि ये लोग आपके साथ काम करेंगे, ये आपके बॉस हुए, ये आपके जूनियर हुए, ये आपका पार्टिकुलर एरिया हुआ, यहाँ पे कैफेटेरिया है, यहाँ पे वर्क स्टेशन है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं. यानी सारी जानकारी क्या की जाती है, एम्प्लॉय को दी जाती है ताकि वो थोड़ा सा फेमिलराइज हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, कि उसको एक मतलब बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए कि ठीक है हाँ ये लोग हैं, हम इनको जानते हैं, जुड़े हुए हैं. क्योंकि आपको सीधे सोचिए, आप जॉब आपको मिले, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए कुर्सी पे बैठा दिया जाए और उसके से आपसे कोई बात ना करे, आपको पता नहीं हो कि किसको रिपोर्ट करना है, आपको पता नहीं कहाँ पे जाना है, तो फिर आपको एक अजीब सा वहां पे क्या होगा, फील होगा, आप काम करने में उतने सक्षम नहीं हो पाएंगे. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओरिएंटेशन का भी, कि जो भी एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं उनका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ताकि उसको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि ऑर्गेनाइजेशन काम किस तरीके से कर रहा है, वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है. ये आपका चौथा प्रोसेस था किसका, स्टाफिंग का. नाउ मूविंग टू फिफ्थ पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, अब एम्प्लॉय को आपने काम पे रख लिया है, उसका ओरिएंटेशन भी हो गया, वो काम करना शुरू कर दिया, तो क्या उसके पास खुद को डेवलप करने के कोई साधन है कि नहीं है. कोई भी इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा काम करना चाहेगा जहां पे उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो, खुद को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी हो, खुद को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी हो. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हर लोग प्रीफर करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना होता है कि क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है. Systematic training helps in increasing the skills and knowledge of employees in their doing their jobs through various methods. Development involves growth of an employee in all respect. It is the process by which the employee acquires skill and competence to do their present job and increase their capabilities for higher jobs in future.
तो देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है कि जो भी इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले के जो भी टीचर्स काम कर रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, तो वो उतने टेक्नोलॉजी इक्विप्ड नहीं है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है आज के टाइम में, आपका स्मार्ट क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रही है कि वो उस काम में क्या हो जाए, इक्विप्ड हो जाए, उस काम में वो कुशल और सक्षम हो जाए। इससे क्या होगा, उनका इंटरनल डेवलपमेंट होगा, उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा कि ठीक है वो क्या करेंगे और भी बाकी नई चीजें सीखेंगे, जिससे आपका पर्सनैलिटी क्या होगा और बेहतर बनेगा। तो ये भी एक एस्पेक्ट है स्टाफिंग का कि यहाँ पे प्रोविजन होता है कि जो भी इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं संस्थान के अंतर्गत, उनके पास ये चांसेस हो कि वो अपने आप को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। द सिक्स पॉइंट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. It is concerned with rating or evaluating the performance of employee. Transfer and promotion of staffs are based on performance appraisal. Performance और appraisal का मतलब होता है मूल्यांकन या आकलन। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रोसेस में क्या देख रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, कि जो एम्प्लॉय जो हैं क्या वो सेट टारगेट एंड गोल्स के हिसाब से काम करने में सक्षम है या नहीं है। हम इवेल्युएट करते हैं या रेटिंग करते हैं। रेटिंग और इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, यही काम होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे ही एम्प्लॉय के ट्रांसफर एंड प्रमोशंस को क्या किया जाता है, डन किया जाता है। जैसे अगर आप एक छोटे शहर में किसी बैंक में मैनेजर हैं, आप बहुत अच्छा क्या करते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, तो फिर जो आपका टॉप मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो ये देखता है कि अच्छा ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टेट कैपिटल में मूव कर सकते हैं। तो ये जो पूरा ट्रांसफर या प्रमोशन पॉलिसी है वो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल पे ही क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, 7th पॉइंट पे आते हैं, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग. It involves serving long-term interest of employees and encouraging them to grow and realize their full potential. Promotion refers to being placed in position of increased responsibility with more pay and job satisfaction. ठीक है, देखिए कैरियर प्लानिंग एंड प्रमोशंस की अगर हम बात करें तो किसी भी आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहेंगे, जहाँ पे आज आप जिस जो पोजीशन पे काम कर रहे हैं और अगले 5 साल भी आप उसी पोजीशन पे वहां पे, या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कि जहाँ पे ठीक है अभी पे थोड़ा कम है लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज है आगे बढ़ने की, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आप 2 साल बाद प्रमोशन लेकर के एक बेहतर जॉब पोजीशन पे आ सकते हैं। तो कभी भी कोई एम्प्लॉय कहाँ काम करना चाहेगा, जहाँ पे उसके पास कैरियर प्रोस्पेक्ट हो, जहाँ पे उसके पास चांसेस हो आगे बढ़ने के, है ना। तो ये बात भी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना होता है और इस हिसाब से प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग उनको करना होता है कि जो भी एम्प्लॉय आ रहे हैं उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को और उनको क्या करना है, इंकरेज करना, ताकि वो ग्रो कर सके और रियलाइज कर सके अपने फुल पोटेंशियल को, कि जो उनकी फुल कैपेबिलिटी है उसको ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाए, यूज कर पाए। ये चीज का ध्यान रखना होता है। प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ इंक्रीज रिस्पांसिबिलिटी विथ मोर पे एंड मोर सेटिस्फैक्शन। और जब आप प्रमोट होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आप एक ऊंचे पद पे आ जाते हैं, जिस आप एग्जिस्टिंग पोजीशन पे काम कर रहे हैं उससे बेहतर पोजीशन पे आप काम करते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ज्यादा पे भी होता है, ज्यादा पैसे भी मिलते हैं और ज्यादा क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा। और जब एम्प्लॉय आपका सेटिस्फाई होगा तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। एक लॉयल एम्प्लॉय मिलना आज के समय में सबसे टफ काम है। तो आपको ये प्रॉपर करना होगा प्लानिंग, कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो भी क्या हो सके, टाइमली फुलफिल हो सके। The 8 steps of staffing is compensation. It means all form of pay or reward going to employees. It can be direct financial payments like wages, salary, etc. And indirect like employers paid insolence, vacations, direct financial incentives may be time based or performance based. देखिए compensation का मतलब हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन से जो कुछ भी मिल रहा है एम्प्लॉय को, डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट मतलब सैलरी हो रही हो गया कि जो भी उनको वेजेस सैलरीज वगैरह मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप उसको मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहे हैं, उसको आप एक कार दिए हुए हैं, अगर हॉलीडेज वगैरह के लिए आपको क्या हो रहा है, पैसा दिया जा रहा है, ये सब किस लिए होता है, ताकि उसको ये फील हो सके कि जो काम वो कर रहा है उस हिसाब से उसको प्रॉपर सैलरी या पैसे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक जॉब सेटिस्फेक्शन क्या हो उसका बना रहे, है ना। दैट इज योर कंपनसेशन। तो ये 8 स्टेप्स हैं किसमें, इन द स्टाफिंग
process. Is it clear to you people? Yes, sir. ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? Yes, sir. ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या कहता है? रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती। रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है प्रोसेस ऑफ, क्या है, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, कि जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हैं जो हमारे काम को संभाल सकते हैं, उनको सर्च करना और उनको स्टिमुलेट करना, यानी उनको मोटिवेट करना, उनको क्या करना कि जाओ और जाकर के क्या करो, अप्लाई करो ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टिमुलेट करना कि वो क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करे। अब भर्ती प्रक्रिया दो तरीके से हो सकती है, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आइए देखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, कि इंटरनली लोग कैसे भर्ती हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले वाला टाइप्स क्या है, दैट इज योर ट्रांसफर्स। ट्रांसफर के थ्रू आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर एंड फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। सो ट्रांसफर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय को ही यूज करके बाकी कामों को चला सकते हैं। और आपका जो दूसरा तरीका है वो क्या है, प्रमोशन है। इट रेफर्स टू अ शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशंस कैरिंग हायर रिस्पांसिबिलिटी, प्रेस्टीज, फैसिलिटीज एंड पे। सो दीज आर द टू वे ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि आप इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही कैसे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, कैसे भर्ती कर सकते हैं। यहाँ पे बाहर से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। अब है मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या है। तो मेरिट्स पहला ये है, एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉय यहाँ पे क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे, है ना। एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड क्योंकि उनके पास चांसेस होंगे, अपॉर्चुनिटी होगा लाइफ में क्या होने का, आगे बढ़ने का। ये उसके क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बड़ा ही सिंपल हो जाएगा किसमें, आपका एज अ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है और कौन सा एम्प्लॉय क्या कर रहा है, खराब काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस आपको ऑलरेडी पता है ना। तो बड़ी आसान तरीके से सही इंसान को सही जगह आप क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पहले से पता है कि कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा। नो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता है ऑन द एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर। और यहाँ पे क्या होगा, सस्ता होगा, क्योंकि जिसको रखना है उसको प्रमोट कर दो, काम खत्म, कि भैया आपको प्रमोशन दे दिया गया है, आप आइए इस काम पे क्या कीजिए, कल से शुरू हो जाइए काम करना। लेकिन यही अगर एक्सटर्नल होगा तो पहले आप पेपर वगैरह में क्या करो, एडवर्टीजमेंट दो, वेबसाइट्स पे दो, इधर उधर आपको जानकारी देनी पड़ेगी, फिर लोग अप्लाई करेंगे और वो एक लंबा चौड़ा क्या होगा, प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ मेरिट्स हैं। लिमिटेशंस क्या है, स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस। अब फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाएगा, क्योंकि फ्रेश टैलेंट को एंट्री नहीं मिलेगी, जो ऑलरेडी पहले से वही काम करना है। द एम्प्लॉय बिकम लेथार्जिक। अब एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा। उसको लगेगा कि चलो यार ऐसे ही क्या होगा, कुछ नहीं, तो हर 2 साल पे तो प्रमोशन हो ही जाना है, तो ठीक है, कुछ भी नहीं होगा तो काम करते रहो, अपने आप क्या हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वो लेस मोटिवेटेड हो जाते हैं यहाँ पे। द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव कंपटीशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज में बी हैम्पर्ड। और जो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन है वो हैम्पर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनी बोले कि अगर आप मान लीजिए किसी जॉब पोजीशन में है और आपका है कि हर 2 साल पे 3 साल पे इंक्रीमेंट लग जाएगा या आप 4 साल पे प्रमोट कर दिए जाएंगे, तो लोग यहाँ पे टाइम गिनना शुरू कर देते हैं, चलो कुछ नहीं, 5 साल 10 साल बाद तो क्या होना है, प्रमोट हो ही जाना है। तो जो आपका स्पिरिट ऑफ कंपटीशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एम्प्लॉयज के बीच में। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एम्प्लॉय में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी एम्प्लॉय का बार बार ट्रांसफर हो रहा है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, तो इसका असर ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। मान लीजिए कोई कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है जो आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से काम करके दे रहा है, और 4 महीना काम किया, उसके बाद से आप उसको किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, वहां फिर काम किया, फिर 2 महीने बाद किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। तो अगर लगातार अगर उसके ट्रांसफर होते रहेंगे तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी तो अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। ये कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के, कि ठीक है इंटरनली आपको रिक्रूट करना सस्ता तो पड़ता है,
कि ठीक है ट्रांसफर और प्रमोशन के थ्रू क्या करेंगे, लोगों को रख लेंगे, लेकिन इसका खामियाजा ये भी भुगतना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे क्या होता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता भी है। ठीक है, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है हमारे पास, कि बाहरी कौन से सोर्सेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। तो सबसे बोला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। टाइप्स क्या है, पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द इंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल। कि भाई क्या किए तो ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा दिए कि भैया इस काम के लिए क्या है, जॉब्स पोजीशन खाली है, आइए इंटरव्यू दीजिए, भर्ती हो जाइए। उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं उसको, कि सीधे भर्ती, कि जाओ और आप क्या करो, इस पोजीशन के इंटरव्यू दो, भर्ती हो जाओ। फिर होता है कैजुअल कॉलर्स। मैनी रेपुटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कीप्स अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिस। द लिस्ट कैन बी यूज्ड फॉर रिक्रूटमेंट। तो देखिए कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है ना, कि बहुत से रिक्रूटर्स क्या करते हैं कि एप्लीकेंट्स का नंबर पहले से अपने पास रखते हैं, डेटा उनका रखे रहते हैं। तो अच्छा इस काम के लिए 100 लोगों का नंबर उनके पास है, फोन लगाओ जी, फोन लगा करके देख लेता है कि उसमें से कौन कौन इंटरेस्टेड है, उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिए और रख लिए। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट तरीका क्या है, एडवर्टीजमेंट। क्या आप क्या कर रहे हैं, पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, कि इन मीडिया इज जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड, एग्जांपल न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, इसको आप यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट देने के लिए। फिर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर रन बाय गवर्नमेंट एंड इज रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। They help to match personal demand and supply by serving a link between job seeker and employers. देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है ना, कि सरकार के द्वारा गठित एक ऑफिस होता है जहाँ पे जो भी आपके पढ़े लिखे या अनपढ़ गंवार जो भी हैं लोग हैं जिनको जॉब की जरूरत है, वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फाइल वगैरह क्या करते हैं वहाँ पे जमा कराते हैं, अपनी एंट्री करा देते हैं और अपना मोबाइल नंबर वगैरह नोट वहाँ पे करा देंगे। तो कितनी बार क्या होता है ना, कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को लोगों को भर्ती करना है वो इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते हैं और वहां से अपने काम के अकॉर्डिंग लोगों का डेटा ले लेते हैं और उसके बाद उनको बुला के रिक्रूट कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है क्या करने का, लोगों को रिक्रूट करने का एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके बाद है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। दिस agencies compile biodata of a large number of candidates and recommend suitable names to their client against a fee. अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है ना, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो इतना सरदर्दी नहीं लेते हैं कि लोगों को रखने का, ये करने का, वो ये काम फेंक देते हैं किसी थर्ड पार्टी को, और उन थर्ड पार्टीज को ही कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। उनको वो काम वो सौंप देंगे कि भैया देखो हमको इस काम के लिए 10 लोगों का जरूरत है, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इंटरव्यू लो, तुम लोगों को सेलेक्ट करो और इस ये स्किल्स उनके अंदर में होने चाहिए और सेलेक्ट करके हमको क्या करो, दे दो और हमसे कुछ चार्ज क्या कर लो, ले लो। दैट इज ऑफ प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसके बाद होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। इट इंक्लूड्स रिक्रूटिंग क्वालिफाइड पर्सनल फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, वोकेशनल इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। और देन आपका कैंपस रिक्रूटमेंट होता है कि ठीक है कॉलेज वगैरह में क्या हुआ, पढ़ाई वढ़ाई पूरा हुआ, उसके ऐसे कंपनीज आती हैं और सीधे आपको क्या करती हैं कि वहीं से आपको सीधे हायर कर लेती हैं। फिर आपका देन क्या है, रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज। एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय योर प्रेजेंट एम्प्लॉयज आर लाइकली टू बी अ गुड एम्प्लॉय एज देयर बैकग्राउंड इज सफिशिएंटली नोन। इसके अलावा क्या होता है, रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉय होता है कि अगर पहले से कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है और वो किसी को रिकमेंड कर रहा है कि सर इस बंदे को हम जानते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ये सारे स्किल्स उसके अंदर में है, आप इसको जॉब पे रख लीजिए, और इस तरीके से किसी बाहरी व्यक्ति का एंट्री होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एज द रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो इसको कहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये भी एक जरिया हो गया कि आप किसी को रिकमेंड कर दिए कि अच्छा ये इंसान अच्छा है, इसको जॉब पे रख सकते हैं सर, रख लीजिए। फिर है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप नाम ही समझ रहे होंगे कि लेबर उबर रखने के लिए जो होता है ना, ओवरऑल आपका रेगुलर एम्प्लॉय तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं आएगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेबर्स एंड दे कैन प्रोवाइड अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इन शॉर्ट नोटिस। अब जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन अगर अचानक बढ़ाना है और हमको 100 मजदूर की जरूरत है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं लेबर्स के,
उसको फोन कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर फोन करके बोल देगा कि भाई 100 को लेबर चाहिए, लेते आना, है ना। तो एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे क्या होता है कि अनस्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। फिर आपका है वेब पब्लिशिंग। There are certain websites designed and dedicated for the purpose of providing information about job seekers and job opening. कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपके स्पेसिफिकली बने ही हुए हैं काहे लिए कि नौकरी वहां पे ढूंढिए और नौकरी आप किसी को दीजिए, ठीक है। जैसे आपका www.naukri.com, आप यहाँ पे जाकर के आराम से सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन से जॉब पोजीशंस पे काम करना है, कौन कौन से वैकेंट जॉब पोजीशन है, उसका पता आपको चल जाएगा और आप वहां जाकर के डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। फटाफट यहाँ पे 20 मिनट्स जी। www.naukri.com पे जॉब मिल सकता है? अप्लाई कर सकते हैं आप वहाँ पे, जो वेरियस कंपनीज होती हैं वो अपने अलग अलग जॉब लोकेशंस या जॉब पोजीशंस के बारे में डिटेल दे देते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद से आप देखिए कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो जॉब से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन यू कैन अप्लाई। अगर आपका वो रिज्यूमे वगैरह ठीक समझेंगे तो आपको फिर कॉल करेंगे, कॉल करके आपका इंटरव्यू वगैरह होगा और रिक्रूटमेंट हो सकता है, ठीक है। ठीक है। अब क्या है मेरिट्स, क्या है डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है कि क्वालिफाइड पर्सनल, द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके थ्रू क्या है कि चूंकि हमको पहले से डिसाइडेड है कि क्या स्किल्स और क्या रिक्रूटमेंट चाहिए, तो हम फ्रेश टैलेंट को उठा सकते हैं, क्वालिफाइड लोग हमको मिल जाएंगे, है ना, कि हमारे जो भी रिक्वायरमेंट है उसे आप सब लोग को हायर कर रहे हैं। वाइडर चॉइस होता है, आपके पास पूरा ओपन चॉइस है, आप पूरे दुनिया में कहीं से किसी को क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। द मैनेजमेंट हैज अ वाइडर चॉइस इन सेलेक्टिंग द पीपल फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ये दूसरा फायदा हो गया किसका, आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। तीसरा क्या है कि फ्रेश टैलेंट को मौका मिलता है। हम लोगों ने देखा कि कैंपस रिक्रूटमेंट था, है ना, कि जो भी अभी पढ़ लिख के निकल रहे हैं फ्रेश टैलेंट है, उनको एक मौका मिलता है कि वो क्या कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें। इट प्रोवाइड्स वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग न्यू ब्लड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या है, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट एक डेवलप होता है। If a company taps external sources, the staff will have to compete with the outsider. अब अगर नया टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आ रहा है तो जो पहले से काम कर रहे हैं उनके और नए टैलेंट्स के बीच में क्या होता है, कंपटीशन डेवलप हो जाता है, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट आ जाएगा कि जो पुराने लोग हैं उनको भी क्या करना होगा, काम करके देना पड़ेगा। तो ये कुछ मेरिट्स हैं आपके किसके, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। मूविंग टू द लिमिटेशंस पार्ट, पहला पॉइंट आपको बोलता है डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। Recruitment from outside may cause dissatisfaction among the employees. They may feel that their chances of promotions are reduced. अब कि मान लीजिए कोई हायर पोजीशंस है और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उसको मौका नहीं दिया गया, बाहर से किसी को हायर कर लिया गया, रख लिया गया, तो ये जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग उनको थोड़ा सा क्या कर सकता है कि डीमोटिवेटेड कर सकता है। उनके अंदर में एक डिससेटिस्फैक्शन आएगा कि अरे यार हमको मौका नहीं मिला क्या होने का, आगे बढ़ने का। दूसरा क्या है, कॉस्टली प्रोसेस होता है ये। A lot of money has to be spent on advertisement, therefore this is a costly process. ये एक महंगा प्रोसेस हो जाएगा अगर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि बिना पैसा का तो कोई यहाँ पे आने वाला है नहीं। आपको एडवर्टीजमेंट देना ही पड़ेगा, आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए बुलाना ही पड़ेगा, और एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए। तीसरा बोला लेंदी प्रोसेस है, लंबा चलने वाली प्रक्रिया है। इट टेक्स मोर टाइम देन इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए इंटरनल सोर्सेज में तो एकदम सिंपल सा है कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि कौन से एम्प्लॉय काम का है और कौन से एम्प्लॉय काम का नहीं है, तो आपने क्या किया, उस हिसाब से लोगों को हायर कर लिया। लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज है, यहाँ पे तो मेरे को पहले से पता नहीं है कि कौन सा बंदा काम का है। क्या पता डिग्री उसके पास हो लेकिन वो फर्जी हो, डिग्री तो उसके पास बीकॉम एमकॉम का है लेकिन आता उसके अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है ना। तो फिर यहाँ पे सही बंदे को हम कैसे चूज कर पाएंगे, उसके लिए प्रॉपर प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, और इस तरीके से एक लेंदी प्रोसेस होता है, एक लंबा चलने वाला प्रक्रिया हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समय खत्म होने को है, 1 मिनट शेष बचे हुए हैं, ठीक है।